मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के सभी अध्याय के बारे में दोस्तों, जिसे हम शॉर्टकट में RPWD एक्ट 2016 कहते हैं। तो उसमें टोटल 17 अध्याय का नाम हमने एक एक करके बताने का प्रयास किया था दोस्तों। आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा। आज हम जानेंगे दोस्तों UNCRPD एक्ट के बारे में, जिससे अगर शॉर्टकट में UNCRPD कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो UNCRPD का जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। दोस्तों, इसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन या संधि या समझौता या करार या अभिसमय कहते हैं दोस्तों। तो इन 5 में से दोस्तों कोई भी आप लगा सकते हैं। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर या मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का एक क्या हुआ था दोस्तों, समझौता हुआ था, संधि हुआ था, सम्मेलन हुआ था। इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे UNCRPD बनाया गया, कैसे UNCRPD का निर्माण किया गया दोस्तों। तो उसका थोड़ा हम सामान्य परिचय जानेंगे दोस्तों कि कैसे हमारा UNCRPD बना। तो सबसे पहले हम जानेंगे UNCRPD, जिसे हिंदी में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का एक संधि या सम्मेलन या समझौता कहा जाता है। तो दोस्तों, जो UNCRPD विकलांगों के मानवाधिकारों या अधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यदि आपसे कोई एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि UNCRPD क्या है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा कि यह क्या है, विकलांगों के मानवाधिकार या अधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा कन्वेंशन है इंटरनेशनल या नेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है दोस्तों। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यह एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था या सम्मेलन हुआ था, किसके ऊपर, विकलांगों के मानवाधिकार या अधिकारों के ऊपर। तो पहला प्रश्न बनता है कि UNCRPD क्या है। तो UNCRPD विकलांगों के मानवाधिकारों या अधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यह एक संधि है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे यूएनओ पे हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है दोस्तों, उससे डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अगर आपको UNO के बारे में जानना है तो वो मेरा पिछला वीडियो UNO पे जो मैंने बनाया है उसे ज़रूर देखें। तो UNO ने 1981 से 1992 तक के दशक को विकलांगों का दशक घोषित किया था। अर्थात UNO ने 1981 से 1992 तक के वर्ष को विकलांगों के लिए विकलांगजनों का दशक घोषित किया था। तो आपसे प्रश्न दूसरा बनेगा कि UNO ने किस सन से किस सन तक के दशक को या वर्ष को विकलांगजनों का दशक घोषित किया था। तो आपका आंसर होगा 1981 से 1992 तक के दशक को विकलांगजनों का दशक घोषित किया गया था। किसके द्वारा, UNO के द्वारा। इस दशक के दौरान जिन कामों को या कह सकते हैं बातों को कार्यान्वित करना था दोस्तों, उसकी समीक्षा के लिए तो UNO ने क्या किया था, ये विकलांगों के अधिकारों से एक संधि किया था। उन्हीं संधि में जो जो काम करना था, कामों को कार्यान्वित करना था, उसकी समीक्षा के लिए UNO महासभा ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। तो जो ये UNO असेंबली है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल असेंबली होता है, वह असेंबली ही क्या करती है, एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। क्यों गठन किया दोस्तों, इन अधिकारों पर, इन मानवाधिकारों पर जो भी काम करना था उसको कार्यान्वित करने के लिए। तो एक विशेषज्ञ कमेटी का, स्पेशलिस्ट कमेटी का गठन किया UNO महासभा ने। आगे हम बात करेंगे 1987 में इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि विश्व भर में विकलांगजनों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि बनाई जानी चाहिए। तो दोस्तों 1987 में जो UNO महासभा ने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी, तो यह कमेटी ने अपने रिपोर्ट में यह UNO को सुझाव दिया कि हमें विश्व भर में विकलांग व्यक्तियों के साथ होने वाले जो भेदभाव हो रहे हैं, होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता बनानी चाहिए। कौन दोस्तों बताया था, यह सुझाव कौन दिया था, जो UNO महासभा ने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी। वही कमेटी यह सुझाव दिया कि हमें विश्व भर में विकलांग व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव होता है उन्हें मिटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि या समझौता बनानी चाहिए।
फिर इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद इटली और स्वीडन ने दोस्तों इस तरह की एक संधि की रूपरेखा प्रस्तुत की, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। तो एक समझौता बनाने की बात की गई थी दोस्तों यूएनओ में। तो इसी समझौते को क्या की, एक रूपरेखा तैयार की, कौन? इटली और स्वीडन ने। इटली स्वीडन ने इसी तरह की संधि, जिस तरह की संधि का सब चर्चा पर चर्चा कर रहे थे, उसी तरह की संधि को बनाने में इटली और स्वीडन ने एक रूपरेखा तैयार कर दी, लेकिन उस रूपरेखा पर किसी भी देश की सहमति नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई दोस्तों? तो दोस्तों जो इटली और स्वीडन ने इस तरह की संधि के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत किया था यूएनओ के सामने, सभी देश के सामने, लेकिन उस पर सभी लोगों ने सहमति नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि विश्व भर की सरकारों ने कहा कि हमारे पास वर्तमान में ऐसे अधिकार, मानवाधिकारों से संबंधित कई दस्तावेज हैं, तो एक नई संधि की क्या आवश्यकता है। तो सभी देश भर की सरकारों का यह कहना था कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही ऐसे मानवाधिकार से संबंधित कई दस्तावेज हैं, तो हम एक नए दस्तावेज को क्यों बनाएं। तो इस तरह से कहकर जो संधि बनाया गया था दोस्तों, प्रस्तुत रूपरेखा इटली और स्वीडन के द्वारा जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उस पर सहमति सभी लोगों की नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उनसे पहले भी बहुत सारे मानवाधिकार से संबंधित उनके पास दस्तावेज थे, इसलिए वो एक नया बनाना नहीं चाहते थे। इस वजह से उस पर सहमति सबकी नहीं बन पाई। आगे हम बात करेंगे, इसके स्थान पर यूएनओ के सदस्य देशों ने 1993 में स्टैंडर्ड रूल्स ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज नामक एक दस्तावेज को स्वीकार कर लिया। तो यूएनओ के जितने भी हमारे सदस्य देश हैं दोस्तों, उन सभी देशों ने इस दस्तावेज को स्वीकार किया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह दस्तावेज अनिवार्य नहीं था, नॉन कंपल्सरी था। अर्थात नॉन कंपल्सरी या अनिवार्य का मतलब क्या होता है कि विश्व भर की सरकारें इसमें लिखी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात इस दस्तावेज में जो स्टैंडर्ड रूल ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दस्तावेज था, इस दस्तावेज में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो ज़रूरी नहीं है कि उसे सभी सरकार लिखित बातों को, जो उसमें लिखा हुआ बात है, उसे माने। इसके लिए यह बाध्य नहीं था दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो ये दस्तावेज थे, इसमें लिखी हुई जो भी बातें थी, इसमें यह नॉन कंपल्सरी था। नॉन कंपल्सरी का मतलब होता है कि जो भी सरकार इसमें दस्तावेज में लिखी हुई बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा। उसका मन है तो इसको माने, अगर मन नहीं है तो उसे नहीं माने। इसका मतलब यही होता है, नॉन कंपल्सरी का मतलब यही होता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस दस्तावेज की लिखी हुई बातों को माने, और नहीं तो इच्छा नहीं है तो आप इसमें लिखी हुई बातें को न माने दोस्तों। इसी का मतलब होता है अनिवार्य या नॉन कंपल्सरी। आगे हम जानेंगे दोस्तों कि सन 2000 में विकलांगजनों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली विश्व की 5 सबसे बड़ी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन या गैर सरकारी संस्था दोस्तों। तो विश्व की 5 सबसे बड़ी एनजीओ ने सभी सरकारों से अपील की। किस सन में दोस्तों? सन 2000 में। सन 2000 में विकलांगजनों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली, अर्थात ये जो 5 बड़ी एजेंसियां थी, एनजीओ थी, वह विकलांगजनों के अधिकारों से संबंधित पहले ही काम कर रही थी। तो इसी 5 बड़ी एनजीओ ने सन 2000 में सभी सरकारों से क्या की? अपील की दोस्तों। क्या अपील की? कि वे विकलांगजनों के मानवाधिकारों या अधिकारों को निश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा से पास कराए। तो दोस्तों जो ये 5 बड़ी एनजीओ थी, इन्होंने अपील किया। किससे अपील किया? सभी सरकारों से। एनजीओ ने क्या किया? सभी सरकारों से अपील की कि आप सभी सरकार मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा से क्या करें? विकलांगजनों के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को पास कराए। एक ऐसी संधि को पास कराए जो विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों को क्या कर सके? निश्चित कर सके, फिक्स कर सके। इसलिए इस 5 बड़ी एजेंसियों ने सभी सरकारों से अपील की। तो दोस्तों फिर क्या हुआ इसके बाद? 2001 में मैक्सिको द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तरह की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रारूप बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। अर्थात जब सन 2000 में पहले तो 5 बड़ी एजेंसियों ने मानवाधिकार से संबंधित, विकलांगों के मानवाधिकार से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि
बनाए जाने के लिए सभी सरकार से अपील की, परंतु 2001 में जब मैक्सिको ने यह प्रस्ताव रखा कि नहीं, किसके सामने प्रस्ताव रखा? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने के सामने। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रारूप बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या होता है दोस्तों, आपको ये पूरा डिटेल से संयुक्त राष्ट्र संघ वाले टॉपिक में मिल जाएगा। अगर आप यूएनओ को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसके क्या क्या काम है, इसका क्या काम है, सारा डिटेल उसमें हमने बताया दोस्तों। तो आई होप आप वो ज़रूर देखें, तभी ये आपको बात समझ में आएगी संयुक्त राष्ट्र महासभा होता क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा मैक्सिको के द्वारा प्रस्ताव रखने पर एक कमेटी का गठन किया ताकि वह कमेटी क्या कर सके, अंतर्राष्ट्रीय संधि का प्रारूप बना सके। फिर मैक्सिको एवं न्यूजीलैंड द्वारा इस संधि के काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया। तो जब गठन किया गया कमेटी का, तो उसी के साथ साथ मैक्सिको और न्यूजीलैंड दोस्तों, ये दोनों देश क्या किए, इस संधि को काम आगे तेजी से करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से इसमें क्या किया, आगे आया दोस्तों। अर्थात मैक्सिको एवं न्यूजीलैंड ने इस संधि के काम को तेजी से आगे बढ़ाया। इन्हीं दोनों देश का देन था कि यह संधि बहुत तेजी से आगे बढ़ा दोस्तों, और आगे जल्दी से जल्दी इसको बनाया गया। अंत में क्या हुआ दोस्तों कि 13 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNCRPD को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों ये डेट याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 2016 को यूएनओ महासभा ने इस UNCRPD अर्थात विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, मानवाधिकार या अधिकार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि UNCRPD को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव्ड कर लिया, मान्य कर दिया। इस प्रकार UNCRPD सबसे तेजी से पूरे विश्व का समर्थन प्राप्त करने वाले मानवाधिकार दस्तावेजों में शामिल हो गया। तो जो हमारा जब यूएनओ महासभा ने UNCRPD को स्वीकार कर लिया, जैसे ही यूएनओ ने इस संधि को स्वीकार किया, तो सबसे तेजी से हमारा यह संधि पूरे विश्व में मानवाधिकार दस्ता में शामिल समर्थन प्राप्त करने वाला सबसे अधिक दस्तावेजों में शामिल हो गया। अर्थात इसे सबसे ज़्यादा समर्थन सभी देशों के द्वारा मिला दोस्तों। आगे हम बात करेंगे 30 मार्च 2007 के दिन UNCRPD को हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया दोस्तों। अर्थात अगर हम बात करें हस्ताक्षर के लिए खोला गया मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब UNCRPD बनकर तैयार हुआ, उसमें जो भी लिखित बातें लिखी गई थी, उन सभी बातों को पढ़कर सभी देश जो इसका मेंबर बनेगा, साइन करेगा, सभी देश जो उस बात को मानेगा उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा। तो सभी देशों के लिए 30 मार्च 2007 के दिन UNCRPD को हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया कि जो देश चाहे, क्योंकि यह नॉन कंपलसरी था, वो माने या न माने। अगर आपको इच्छा है मानने की दोस्तों, तो आप इस पर क्या करिए, साइन करिए। तो दोस्तों क्या करते हैं, सभी देश के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे PM होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो उस पर साइन करके अप्रूव कर लेते हैं हस्ताक्षरों के लिए। 30 मार्च 2007 के दिन UNCRPD को हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया था। इस संधि में एक शर्त था। क्या शर्त थी दोस्तों? यह संधि तभी लागू मानी जाएगी जब इसे कम से कम 20 देशों ने मान्य या अप्रूव्ड किया हो दोस्तों। अर्थात जब UNCRPD हस्ताक्षर के लिए खोला गया तो कम से कम 20 देश उस पर क्या करें, हस्ताक्षर करके उसे मान्य करें। कम से कम 20 देश अगर उसे अप्रूव करते हैं, मान्यता देते हैं, मान्य करते हैं, अपने देश में लागू करते हैं, तभी इस संधि को लागू माना जाएगा। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, 20 देशों का रेटिफिकेशन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। जब 20 देश इसको अप्रूव कर लेंगे, मान्य कर देंगे, तभी इस संधि को लागू माना जाएगा। यदि 20 से कम होंगे तो इसे लागू नहीं माना जाता। वहीं पे उसी समय इस संधि को क्या कर दिया जाता, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता, हटा दिया जाता, अमान्य कर दिया जाता। लेकिन 20 देशों ने इस पर साइन किया और इस पर अपने देशों में लागू करने के लिए मान्य किया, तब यह संधि क्या हो गई, लागू हो गई। जब किसी देश की सरकार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करती है तो इसका अर्थ केवल इतना होता है कि वह सरकार इस संधि को अपने देश में लागू करना चाहती है। तो दोस्तों जब 20 देशों ने इस UNCRPD की संधि पर हस्ताक्षर किया तो उस हस्ताक्षर का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि वह क्या करे, इसकी लिखी हुई बातों को कानूनी रूप से माने। इसका मतलब यही होता है, जब वो साइन किया तो साइन करने का मतलब यही होता है, हस्ताक्षर करने का मतलब यही होता है कि वह सरकार, जो सरकार उस पर साइन करे, जिस देश की सरकार साइन कर रही है, वह सरकार इस संधि को अपने देश में लागू करना चाहती है। बस इतना ही मतलब होता है साइन का।
हस्ताक्षर का मतलब बस इतना होता है कि जो देश का सरकार साइन कर रहा है वह सरकार उसे अपने इस संधि को अपने देश में लागू करना चाहती है। तो इसका हस्ताक्षर का मतलब यही होता है कि वो अपने देश में वह सरकार इसे लागू करना चाहती है। केवल हस्ताक्षर कर देने से कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपने देश में लागू करना चाहती है। तो दोस्तों हस्ताक्षर का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी देश की सरकार उस संधि पर हस्ताक्षर करेगी तो उसका मतलब हो गया कि वह देश का सरकार अपने यहाँ इस कानून को लागू करना चाहती है। दोस्तों तो केवल हस्ताक्षर कर देने से कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा। तो दोस्तों केवल उसका मतलब यही होता है कि वो अपने देश में लागू करना चाहता है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्य हो जाए कि नहीं हम लागू करेंगे ही, तो ऐसा कोई बात नहीं थी दोस्तों, क्योंकि यह संधि नॉन कंपल्सरी था, अनिवार्य नहीं था दोस्तों। तो हस्ताक्षर कर दिया तो बस वो अपना इच्छा जाहिर कर दिया कि हम अभी अपने देश में इस संधि को लागू करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी रूप से बाध्य हो जाए वो ये जरूरी नहीं है कि वो कानूनी रूप से वो अपने देश में लागू ही करे। वो चाहे तो साइन करने के बाद भी उसे लागू नहीं करे, बस वहाँ तो सहमति जताया कि हम भी करना चाहते हैं दोस्तों। फिर आगे हम जानेंगे हस्ताक्षर करने के बाद सरकार द्वारा संधि को अपने संसद में स्वीकृति के लिए रखा जाता है। जब जिस देश की सरकार उस पर हस्ताक्षर कर देती है तो उस संधि को अपने संसद में लाकर दोनों सदनों के समक्ष, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के समक्ष उसे रख देती है। दोनों सदनें उसे क्या करती हैं, पास करती हैं। यदि दोनों सदनों में यह पास, जब संसद में स्वीकृति मिल जाती है, अर्थात संसद में जब इसे मान्यता मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाती है कि नहीं हाँ ये संधि अच्छी है, इसे लागू किया जाए, तो यह माना जाता है कि उस देश ने संधि को मानने व उसे लागू करने के लिए मान्य हो गया। तो जब उस संधि को संसद में पास कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि अब यह इस देश में लागू हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे संधि को मान्य, जिसे रेटिफाई इंग्लिश में कहते हैं। संधि को मान्य करते ही वह देश संधि को मानने व उसे लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है। तो जैसे ही इस संधि को संसद ने मान्य कर दिया, दोनों सदनों में स्वीकार कर लिया जाता है, मान्य हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो वह देश संधि को मानने एवं उसे लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। हस्ताक्षर से कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा। हस्ताक्षर का मतलब होता है कि वह केवल वो अपने देश में लागू करना चाहती है, इसलिए वो हस्ताक्षर कर रही है। लेकिन वही दस्तावेज जब संसद में दोनों सदनों में पास हो जाता है, पास होने के बाद दोनों सदनें उसे रेटिफाई कर देता है, संसद जो है उसे मान्य कर देता है, तब वो क्या हो जाता है, जब संसद भी उसे मान्य कर देगा, रेटिफाई कर देगा, तब वह देश उसे लागू करने और कानूनी रूप से मानने के लिए बाध्य हो जाता है दोस्तों। तो बाध्य कब होगा कानूनी रूप से, जब संसद में उसे पास कर दिया जाएगा। तो भारत ने UNCRPD को 1 अक्टूबर 2007 को मान्य कर दिया था दोस्तों अपने देश में। तो भारत ने UNCRPD को 1 अक्टूबर 2007 को मान्य किया था, अप्रूव्ड कर दिया अपने देश में। तो भारत ने इस UNCRPD को 1 अक्टूबर 2007 को मान्य किया था। इस प्रकार 20 देशों के द्वारा अप्रूवल होने के बाद 3 मई 2008 को UNCRPD को पूरे विश्व में लागू कर दिया गया दोस्तों। तो इस पूरे प्रोसेस के तहत अंतिम में 20 देशों के द्वारा उसे अप्रूवल किया गया, रेटिफिकेशन मिला दोस्तों, अप्रूव्ड किया गया। 20 देशों ने उसे मान्य किया और इस 20 देशों के मान्य होने के बाद 3 मई 2008 को, ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 3 मई 2008 को इस UNCRPD को पूरे विश्व में लागू कर दिया गया दोस्तों। तो ये रहा हमारा UNCRPD का एक सामान्य परिचय, कब क्या कैसे हुआ दोस्तों, किस तरह से हमारा UNCRPD जो संधि है विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकार से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है दोस्तों, इसका हमने सामान्य परिचय जाना दोस्तों। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।